ये जालिम दुनिया मेरे साथ नाइंसाफी क्यों। सुबह 10 बजे के करीब ऑफिस के प्रांगण में एक तरफ पुलिस की गाड़ी, दूसरी तरफ मीडिया की चहल पहल के बीच स्वास्तिका को ले आती हुई पुलिस की टीम। जैसे ही पुलिस की गाड़ी से स्वास्तिका निकलती है, मीडिया कर्मी उसे घेरने की कोशिश करते हैं, पर किसी तरह पुलिसकर्मी मीडिया से बचाते हुए उसे ऑफिस के भीतर ले जाते हैं, जहां पहले से प्रसेनजित और सबीना कुरैशी को बैठाए हुए हैं। एक अंधकार में कमरा, जहां एक बड़ी सी टेबल के ऊपर एक जलती लाइट के नीचे तीनों को बैठाया गया है। सामने खड़ा माधव और संजय बोस के साथ में आज डी.जी.पी. भी है। स्वास्तिका माधव की ओर देखती है और एक बेबसी भरी मुस्कान बिखेरती है। कुछ देर के लिए माधव को खराब लगता है, फिर संजय बोस कहता है, CBI के इस मंच पर आपका स्वागत है स्वास्तिका। स्वास्तिका संजय बोस की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे पता है मैं यहाँ क्यों लाई गई हूँ। मैं पहले से जानती थी कि एक दिन मैं यहाँ आऊंगी। जितने सबूत CBI के पास है, काफी है तुमको गुनाहगार साबित करने के लिए। इसलिए वक्त न गंवाते हुए बता दो कि तुमने लीना को कैसे मारा और क्यों मारा। डी.जी.पी. ने बड़े प्यार से स्वास्तिका से पूछा। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनकी कोई दवा नहीं मिलती। जख्म को रोज महसूस करना, फिर तिल तिल करके रोज मरना, क्या किसी को अच्छा लगता है? जख्म देने वाले को ही हटा देना, शायद ये सोचकर कि आगे की जिंदगी और भी खुशनुमा होगी। पर ऐसा नहीं होता। मैं जानती थी कि जुर्म की सजा से मैं बच नहीं सकती, कभी ना कभी मुझे सजा जरूर मिलेगी, पर कुछ पल के लिए मुझे जुर्म को करने में संतुष्टि मिली। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहती ऑफिसर, मुझे जो सजा मिलेगी कबूल है। स्वास्तिका ने प्रसेनजित की तरफ देखते हुए कहा, फिर अपने आंसुओं को पोंछा। पर स्वास्तिका, किसी भी मर्डर के पीछे कोई न कोई कारण होता है और मीडिया कर्मी उस कारण को जानना चाहेंगे। आखिर आपने ऐसा किया क्यों? डी.जी.पी. ने पानी पीते हुए कहा, मैं जब 14 साल की थी तो एक जुनून सवार था कि मैं टॉलीवुड में एक सफल अभिनेत्री बनूंगी। मैंने घर छोड़ा, पढ़ाई छोड़ी, फिर शुरुआती समय में बी ग्रेड फिल्म में भी एक साधारण रोल किया, पर जो अरमान लेकर मैं आई थी वह मुझसे कोसों दूर था। मैं घर लौटकर नहीं जा सकती थी, मुझे अपने सपने पूरे करने थे। फिर एक दिन मैं प्रसेनजित के टॉलीगढ़ स्थित दफ्तर में काम की तलाश में गई, पर मुझे मिलने का समय नहीं दिया गया। मैं लगातार प्रसेनजित के दफ्तर जाती रही। वह एकमात्र ऐसे डायरेक्टर हैं जो नए कलाकारों को मौका देते हैं। 5वें दिन मैं दफ्तर में प्रसेनजित के आने से पहले ही आ पहुंची और उनके कमरे के बाहर इंतजार करती रही। प्रसेनजित आए और एक झलक मुझे देखा और अपनी P.A. से पूछा कि कौन है ये लड़की। शायद उनके P.A. ने कहा होगा कि काम की तलाश में आई है। तुरंत प्रसेनजित ने मुझे अंदर बुलाया। कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर पूछा, आपको क्या काम चाहिए? मैं घबराती हुई बोली, सर फिल्म में कोई भी रोल मिले तो कर लूंगी, मुझे बस एक मौका दें, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मैं सिर नीचे की तरफ करते हुए बोली, देखो एक्टिंग करना सबके वश की बात नहीं। मैं थ्रिलर मूवी बनाता हूं और तुम्हें देख मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि तुम थ्रिलर मूवी के लिए फिट हो। प्रसेनजित एक छड़ी को हाथ में घुमाते हुए बोले थे, सर आप मेरी एक्टिंग देखे बिना मुझे जज कर रहे हो। एक छोटा सा रोल देकर देखो। मैंने प्रसेनजित की आंखों में आंखें डालते हुए कहा था, तो ठीक है, मैं आपकी एक्टिंग देख लूंगा। आप सोमवार को 12/7 डाका बंगले पर आएं। वहीं हमारी मुलाकात कोलकाता ब्लूज के सेट पर होगी। प्रसेनजित अपनी डायरी से एक कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, और हाँ, ये कार्ड रख लो, कार्ड को साथ में लेकर आना, तब जाकर तुमको सेट पर आने की अनुमति मिलेगी। 5 दिन बाद मैं कोलकाता ब्लूज के सेट पर पहुंची। एक स्टाफ को कार्ड दिखाने के बाद उन्होंने मुझे प्रसेनजित के टेंट की तरफ इशारा किया। मैं वहां गई। अंदर प्रसेनजित हाथ में एक छड़ी लेकर अपने सामने रखी एक तस्वीर को देख रहे थे। मेरे अंदर आते ही छड़ी की नोक मेरी तरफ करते हुए बोले, मैं नदी हूं और मुझे समंदर बनना है। फिर मुझे सामने की कुर्सी पर इशारा करते हुए बैठने को कहा।
जैसे ही मैं बैठी तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं 22 साल की उम्र में वर्धमान, जहां मेरा घर है, छोड़कर टॉलीवुड आया और मुझे न ही डायरेक्शन की कोई समझ थी न एक्टिंग की, और बन गया डायरेक्टर। जानती हो क्यों? क्यों सर? मैंने आश्चर्य से पूछा। मैं जब कोई हिंदी या बंगला फिल्म देखता था तो सोचता था कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, पर मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, कलाकारों की तरह एक्टिंग या डायरेक्टर का डायरेक्शन? ये समझने में मुझे समय लगा। मैं गलतफहमी में था, एक्टिंग और डायरेक्शन को एक जैसा ही समझता था, इसमें अंतर नहीं समझ पाया। जब मैं टॉलीगंज पहुंचा तो पता चला कि मुझमें एक्टिंग का कोई गुण नहीं है। मैंने एक असिस्टेंट के रूप में 5 साल काम किया और पता चला कि मैं डायरेक्टर बन सकता हूं। हम गलतफहमी में अपने जीवन के अनेक साल यूं ही गंवा देते हैं ना मिस? प्रसेनजित छड़ी की नोक को मेरी आंखों के सामने लाते हुए बोले, मेरा नाम स्वास्तिका है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक रोल है जो गांव के थिएटर जैसा नहीं है। मैं तुम्हारा बायोडेटा पढ़ चुका हूँ। तुम थिएटर में सीता का रोल करती थी, पर मैं तुमको द्रौपदी के चीरहरण का रोल दूंगा। क्या तुम कर सकती हो? इतना कहते हुए प्रसेनजित ने मेरी साड़ी के पल्लू को अपनी छड़ी से हटा दिया। प्रसेनजित की नजरें मेरे शरीर को घूर रही थीं और वह कुछ सोच रहे थे। फिर बोले, उठा लो अपने पल्लू को। फिर मुझे मुख्य अभिनेता की बहन का रोल दे दिया, जिसका फिल्म में बलात्कार होता है। मैंने रोल को पूरी शिद्दत से किया। कोलकाता ब्लूज प्रसेनजित के डायरेक्शन की पहली सुपरहिट थ्रिलर फिल्म थी। मैं ठीक कह रही हूँ ना प्रसेनजित? स्वास्तिका प्रसेनजित की तरफ देखते हुए बोली। हाँ, ये सच है कि कोलकाता ब्लूज मूवी के पहले मैंने कई फिल्म बनाई, जिनमें अधिकतर फिल्मों में लीना मुख्य अभिनेत्री थी। कुछ फिल्में हिट तो कुछ बॉक्स ऑफिस पर पानी तक नहीं पी सकी, पर जो नाम मुझे कोलकाता ब्लूज फिल्म के लिए मिला, आज तक कोई फिल्म वैसा नाम दोबारा नहीं दे सकी। इससे पहले कि मेरी सारी थ्रिलर मूवी फ्लॉप रही। जब फिल्म आलोचकों ने फिल्म की समीक्षा की और स्वास्तिका के 30 मिनट के रोल को सराहा तो मुझे पता चल चुका था कि फिल्म की सफलता के पीछे स्वास्तिका के 30 मिनट के रोल का अहम योगदान है। मैंने अपनी अगली थ्रिलर फिल्म गंतव्य के लिए स्वास्तिका को मुख्य किरदार दिया और गंतव्य फिल्म के लिए मुझे बंगला सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला। मैं धीरे धीरे स्वास्तिका की एक्टिंग का दीवाना होता गया। मैं ये भी नहीं चाहता था कि स्वास्तिका को अन्य डायरेक्टर फिल्म के लिए साइन करें। मैंने सभी डायरेक्टरों से स्वास्तिका की दूरी बनवा दी और मैं खुद इसके करीब आ गया। मैं स्वास्तिका को मन ही मन प्यार करने लगा, पर मैं सबसे छुपाता था। पर प्यार छुपता नहीं। प्रसेनजित स्वास्तिका की तरफ देखते हुए अपनी बात खत्म करता है। मैं भी प्रसेनजित को चाहने लगी थी, ये जानते हुए कि वह टॉलीवुड की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री के पति हैं। मैं खुद को काबू न कर पाए और धीरे धीरे प्रसेनजित के और भी करीब आ गई। प्रसेनजित मुझसे मिलने मेरे जादवपुर स्थित पुराने फ्लैट पर आने लगे। प्रसेनजित को सामने पाकर मैं अपने जज्बात नहीं रोक पाती थी, क्योंकि मैं प्रसेनजित से मोहब्बत करती थी। जब प्रसेनजित मुझे छोड़कर चले जाते तो मैं बेचैन हो जाती और उनके आने का इंतजार करने लगती। प्रसेनजित अब मेरी प्रशंसा सबसे करने लगे। वह मुझे अपनी जिंदगी में अहमियत देने लगे थे। अब हम इतने करीब आ चुके थे कि दोनों के बीच संबंध बनने लगे। मैं किसी तरह प्रसेनजित को खुश देखना चाहती थी, पर यह कभी नहीं चाहती थी कि प्रसेनजित अपना परिवार छोड़कर मेरे पास आ जाएं। मैं प्रसेनजित को लीना से छीनना भी नहीं चाहती थी। यह मेरा कैसा प्यार था, मैं खुद भी समझ न सकी। मैं अब तक जान चुकी थी कि लीना और प्रसेनजित के बीच कुछ खास रिश्ते नहीं हैं, इसलिए मैं और ज्यादा करीब आ गई और लीना की कमी को पूरा करती रही। जब प्रसेनजित मेरे पास नहीं होते थे तो हम दोनों मैसेज पर बातें करते थे। मैं हमेशा प्रसेनजित से कहती थी कि अगर हमारी बातचीत लीना देख लेगी तो आफत आ जाएगी, इसलिए चैट को डिलीट कर दिया करो, पर प्रसेनजित शायद डिलीट नहीं करते थे। और एक दिन लीना ने हमारे सारे मैसेज पढ़ लिए होंगे। एक औरत अपने पति से झगड़े कर सकती है, मारपीट कर सकती है, नफरत कर सकती है, पर पति को किसी के साथ बांट नहीं सकती है। हमारे मैसेज पढ़कर लीना जान गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में प्रसेनजित का बच्चा पल रहा है। उस दिन प्रसेनजित और लीना के बीच झगड़े हुए।
प्रसेनजित के सामने लीना ने मुझे कॉल कर गालियां दी। मैंने उससे कोई जवाब नहीं दिया, सब सुनती रही क्योंकि मैंने गलती की थी। लीना ने मुझे बच्चा गिराने को कहा, पर मैं अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी। मैंने लीना से यहाँ तक कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं सिंगल मदर बनकर जी लूंगी, पर लीना ने कहा कि तुम्हारे और प्रसेनजित के बीच का रिश्ता किसी से छुपा नहीं है, जो तुम लोगों से आसानी से छिपा लोगे। और फिर उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने बच्चे को जन्म दिया तो वह मेरे साथ साथ मेरे बूढ़े माँ बाप को भी नहीं छोड़ेगी। फिर भी मैं बच्चा गिराना नहीं चाहती थी। मैं अपने ही फ्लैट में कैद होकर जी रही थी ताकि किसी की नजर मेरे पेट पर न पड़े। स्वास्तिका अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपनी बात खत्म करती है। तो क्या आपने बच्चे को जन्म नहीं दिया या फिर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था? माधव ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। एक दिन एकाएक लीना मेरे जादवपुर स्थित फ्लैट पर एक डॉक्टर और 2 नर्स लेकर रात 9 बजे के करीब पहुंची और बोली, तुम जिस नाजायज बच्चे को अपने पेट में पाल रही हो, उसके धरती पर आने से हम सबका करियर बर्बाद हो जाएगा। ये कोलकाता है और यहाँ लोग अपने सपने पूरे करने के लिए अपना एक लंबा वक्त लगा देते हैं, पर बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। तुम्हारे पास अभी सारा करियर पड़ा है। मैं चाहती हूँ कि तुम एक दिन बंगला फिल्मों की सबसे काबिल अभिनेत्री बनो और इसके लिए तुमको अपने पेट में पल रहे नाजायज बच्चे को गिराना होगा। लीना ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा। मैं समझ चुकी थी कि लीना पूरा बंदोबस्त करके आई है। मेरे न करने पर भी वह वैसा ही करेगी जैसा उसने ठान लिया है। फिर भी मैंने उससे कहा, लीना मुझे माफ करो, मैं अपना बच्चा गिराना नहीं चाहती। मैं अपने गांव चली जाऊंगी, फिर कोलकाता कभी नहीं आऊंगी, या फिर मैं किसी ऐसी जगह चली जाऊंगी जहां मुझे टॉलीवुड का कोई भी शख्स ढूंढ न सके। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, स्वास्तिका तुम समझ नहीं रही हो, तुम एक मशहूर अभिनेत्री हो और तुम दुनिया के किसी कोने में छुप नहीं सकती। लोग तुमको ढूंढ ही लेंगे। कुछ चीजें छुपाई नहीं जा सकती, जैसे तुम्हारे और प्रसेनजित के नाजायज संबंध को छुपाने में तुम असमर्थ रही। मैं अपने साथ लेडी डॉक्टर और नर्स लाए हूँ जो प्रसव के स्पेशलिस्ट हैं और तुमको कोई दर्द नहीं होगा। 30 मिनट में सारे काम हो जाएंगे। लीना प्यार का नाटक करते हुए मुझसे बोली। फिर डॉक्टर और नर्स को मेरे नजदीक बुलाया। मैं लीना के पैरों पर गिड़गिड़ाती रह गई। मैं उस दिन सबसे ज्यादा बेबस थी। फिर मुझे कुछ सुंघाया गया और मैं बेहोश हो गई। जब जागी, अपने बच्चे को खो चुकी थी। लीना ने मुझसे माफी मांगी, थोड़े आंसू भी बहाए। मेरे साथ एक नर्स को रखकर वह चली गई। उसी समय मैंने कसम खा ली थी कि किसी तरह मैं लीना को मार डालूंगी, जिसने जन्म लेने से पूर्व मेरे बच्चे को मार डाला है। स्वास्तिका एक मजबूर की तरह आंसू बहाते हुए बोली, पर हम जानना चाहते हैं कि आपने लीना को कैसे मारा और कौन सा जहर दिया, जिसकी जांच कोई नहीं कर पाया। संजय बोस ने पूछा। आपके ऑफिसर यानी मिस्टर माधव जानते हैं मैंने कैसे अंजाम दिया। स्वास्तिका ने माधव की ओर देखते हुए कहा, मैं ये जानता हूँ कि आप श्रीनगर में 24 फरवरी को लीना से मिली और आपके नाम से सबीना दार्जिलिंग गई। आपके नाम से बुक होटल में सबीना ठहरी और आप सबीना के नाम से श्रीनगर गईं और वहां जाकर आपने लीना को मौत के घाट उतारा, पर कैसे यह नहीं पता। माधव ने स्वास्तिका की तरफ भौं ऊंची करते हुए कहा, मैं लीना को मेरे ऊपर किए अत्याचार के लिए माफ कर चुकी थी और प्रसेनजित से भी ज्यादा संपर्क नहीं रखती थी। मैं सब कुछ भूलना चाहती थी। लीना लगातार फ्लॉप पर फ्लॉप फिल्में दे रही थी। मेरी फिल्में हिट हो रही थी। फिर गंतव्य फिल्म की सक्सेस पार्टी में लीना ने मुझे सबके सामने जलील किया। मैं देर रात अपने फ्लैट आ गई। फिर रात को प्रसेनजित आए। हम दोनों फिर करीब आ गए। उसी समय मैंने ठान लिया था कि अब लीना की लीला समाप्त करने का समय आ चुका है। चूंकि पूरा मीडिया और टॉलीवुड जान चुका था कि लीना के साथ मेरा झगड़ा है, इसलिए मैं एक ऐसे मौके की तलाश कर रही थी जिससे कोई शक भी न कर सके। मैंने पोलोनियम 210 रसायन को बाहर से मंगवाया। अगर उसका एक नमक जैसा छोटा कण भी किसी के अंदर चला जाए तो 10 मिनट में जीवन समाप्त हो जाए। पोलोनियम 210 की जांच भारत में संभव नहीं। मैंने पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले ली। मुझे विश्वास भी नहीं हुआ था कि प्रसेनजित मेरे बर्थडे के दिन श्रीनगर अपनी पत्नी को छोड़कर मेरे पास आएगा।
रात को प्रसेनजित मेरे पास आया। मैं खुश हो गई। प्रसेनजित पहले से ही काफी शराब पिए हुए था। फिर मैंने प्रसेनजित को अपने आगोश में लेते हुए श्रीनगर के बारे में पूछा। श्रीनगर के बारे में बोलते बोलते प्रसेनजित ने होटल के बारे में भी बताना शुरू किया। प्रसेनजित ने यह भी बताया कि लीना ने कश्मीर जाते समय दूसरे के नाम से एक BSNL का सिम लिया और एक मोबाइल जो उसकी उंगली के टच से खुलता है, और उसी मोबाइल में हमारे आपत्तिजनक मैसेज व तस्वीरों को सेव कर रखा है। मैंने होटल की पूरी जानकारी प्रसेनजित से ले ली। कुछ देर बाद प्रसेनजित सो गए। मैंने उनके सोने के बाद उनके मोबाइल से सारी जानकारी निकाल ली थी। प्रसेनजित के ऑनलाइन फ्लाइट का टिकट, जो 24 फरवरी को दोपहर 2 बजे कोलकाता से था और शाम 5 बजे दिल्ली से श्रीनगर के लिए था। श्रीनगर में फ्लाइट को रात 7 बजे लैंड करना था। लीना का BSNL नंबर भी मैंने ले लिया। मुझे जो भी करना था शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच करना था, ताकि लीना अगर प्रसेनजित को कॉल भी करे तो प्रसेनजित का मोबाइल नॉट रीचेबल बताए। मेरे बर्थडे की रात को प्रसेनजित रात के करीब 1 बजे जागे, फिर तुरंत चले गए। प्रसेनजित के जाते ही मैंने सबीना को कॉल लगाई। सबीना, जो फिल्म में मेरे स्टैंड रोल निभाती है, उसकी शक्ल भी मेरे जैसे ही है, बस रंग में थोड़ा फर्क है। जिस दिन माधव पहली बार मेरे फ्लैट पर आए तो वह मेरी टांगे तो देख ही रहे थे और साथ में मेरे दाएं पैर की उंगलियों को भी देख रहे थे, जिसे मैंने छिपा लिया था। मैंने सबीना की ट्रेन की टिकट मेरे नाम से बुक कर दी और उसकी ID से मैंने श्रीनगर के लिए फ्लाइट का टिकट बुक किया। सबीना को मैंने साफ साफ कह दिया था कि दार्जिलिंग में होटल के CCTV कैमरे के सामने अपना चेहरा न दिखाए, और अगर रेलवे स्टेशन पर बाहर निकलते वक्त टिकट रख लेना चाहे तो उन्हें न लेने दे। सबीना ने ठीक वैसा ही किया। मैं 24 फरवरी की सुबह बुर्का पहनकर सुबह 8 बजे की फ्लाइट से दिल्ली गई। फिर वहां से दोपहर 2 बजे की फ्लाइट से श्रीनगर पहुंची। श्रीनगर उतरने के बाद मैं सोच में पड़ गई कि यह झीलों का नगर नहीं, बुर्कों का नगर है। ठीक 5 बजे मैं होटल बंसल पहुंची। चूंकि यह बुर्कों का नगर था तो मुस्लिम महिलाएं, जिनमें से कुछ बुर्का भी पहने हुए थीं, होटल में चहल पहल कर रही थीं। मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैं कमरे के नंबर के साथ रास्ते दिखाते तीर के निशानों को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। आगे बढ़ती हुई होटल के तीसरे फ्लोर पर पहुंची, जहां कमरा नंबर 412 है, और सीधे लीना के कमरे की बेल बजाई। कुछ देर बाद लीना ने दरवाजा खोला। मैं उसके सामने थी। उसने मुझसे पूछा, कौन है आप और किससे मिलना है? मैम, मैं आपके बगल वाले कमरे से आई हूँ। मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, इसलिए आपके बाथरूम का उपयोग करना चाहती हूँ। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप अंदर आ सकती हैं, लीना ने कहा। मैं अंदर गई और सोफे पर बैठ गई। लीना ने दरवाजा भीतर से लॉक कर दिया, फिर पूछा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बंगाल की रहने वाली हूँ, शिमला घूमने आई थी। आज श्रीनगर आपसे ही मिलने आई हूँ। आप मुझे जानती हैं। इतना कहते हुए मैंने बुर्के से अपना चेहरा बाहर निकाला। मुझे देख लीना आश्चर्यचकित होती हुई बोली, तुम यहाँ पर कैसे, और तुमको मेरे होटल के बारे में तथा कमरे के बारे में किसने बताया? लीना, मैं शिमला आई थी। मुझे पता चला कि तुम भी श्रीनगर में हो। मैं तुमसे मिलना चाहती थी। तुमको प्रसेनजित के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिन्हें जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। मैंने घबराते हुए कहा, पर स्वास्तिका, तुमको होटल के बारे में किसने बताया? लीना ने आश्चर्य से प्रश्न किया, जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर मैंने उससे कहा, मेरी फ्लाइट शाम 8 बजे की है। मेरे पास समय बहुत कम है। तुम्हारा यूं अचानक आना मुझे किसी अनहोनी का संकेत दे रहा है। लीना गंभीर होकर बोली, मैं तुमको कुछ बताने आई हूँ। कुछ दिनों से एक अनजान शख्स मुझे प्रसेनजित का नाम लेकर तंग कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वह शख्स प्रसेनजित का गुंडा है या तुम्हारा। लीना, मैंने जो गलती की है उसकी कीमत मेरी जान से न लो। वैसे भी तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है। स्वास्तिका, मैं अब तुमको क्यों तंग करूंगी? मैं यहाँ कश्मीर की सैर करने आई हूँ और सच कहूँ तो मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। आज प्रसेनजित आएंगे तो जल्द ही हम कोलकाता चले जाएंगे।
मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पर तुम ये बताओ कि तुमको होटल के बारे में जानकारी किसने दी? क्या तुम प्रसेनजित से मिली हो? लीना गंभीर होकर बोली। मैंने सामने देखा कि शराब की बोतल रखी हुई है और साथ में 2 गिलास, खाने का एक पैकेट भी था। फिर मैंने बात बदलते हुए कहा, मुझे भूख लगी है लीना, कुछ खाने को है? फिर उसने शराब की बोतल और एक पैकेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो सामने है वही है फिलहाल। रुको, मैं रिसेप्शन पर कॉल करती हूँ और जो तुम खाना चाहती हो मंगवा लेती हूँ। नहीं नहीं, जो है वही खा लेती हूँ। क्या तुम शराब पीना चाहोगी लीना? मैंने शराब की बोतल उठाते हुए पूछा। शराब ही तो है जिसके सहारे मैं जी रही हूँ, बनाओ। इतना कहकर वह बाथरूम की ओर गई। मैंने अपने बैग से पोलोनियम 210 के 4-5 कण उसके गिलास में डाल दिए। लीना बाथरूम से अपने चेहरे को पोंछती हुई आई और टेबल पर रखा एक बैग खोला। मैंने उसके सामने गिलास बढ़ाया। हम दोनों ने गिलास टकराकर चीयर्स किया। गिलास को लीना ने अपने होठों से लगाया और शराब को एक घूंट में पी गई। फिर उसने बैग से एक रेशमी साड़ी निकाली और मेरी ओर बढ़ाते हुए बोली, जानती हो स्वास्तिका, मैंने ये साड़ी तुम्हारे लिए खरीदी और सोचा कोलकाता पहुंचकर तुम्हें दूंगी और अपना झगड़ा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। एक औरत होकर मैंने तुम्हारे साथ जो किया शायद कोई दुश्मन भी न करे। मैं फिल्मी पर्दे पर जितनी हॉट और कामुक लगती थी, रियल में वैसी नहीं हूँ। मैंने किसी तरह की शारीरिक खुशी प्रसेनजित को नहीं दी, पर हाँ, मैं प्रसेनजित को प्यार जरूर करती हूँ। मुझ में एक कमी है, एक मर्द को प्यार के साथ साथ जिस्मानी खुशी भी चाहिए होती है। मैं प्यार तो कर सकती हूँ पर जिस्म से नहीं, इसलिए प्रसेनजित तुम्हारी ओर आकर्षित हो गया। तुमसे पहले भी उसके संबंध बहुतों के साथ रहे थे, पर प्रसेनजित किसी को प्यार नहीं करता था। पर वह तुमसे प्यार कर बैठा और मैं नहीं चाहती थी कि वह किसी और से प्यार करे। शारीरिक संबंध बनाना और प्यार करना 2 अलग चीजें हैं, पर प्यार के साथ शारीरिक संबंध बनाना सच्चे प्यार की निशानी है, जो प्रसेनजित तुमसे करता है, जो मैं नहीं चाहती थी। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं पिछले 1 साल से ठीक तरह से जी नहीं पा रही हूँ। कारण, मैंने तुम्हारा बच्चा गिराया। कसूर तुम्हारा कुछ भी नहीं था स्वास्तिका। कहते हुए लीना अपने दोनों हाथ को अपने सिर पर रखते हुए बोली, मुझे बेचैनी हो रही है। जहर का असर होने लगा था। वह मेरे पैरों पर आ गिरी और बोली, मुझे कुछ हो रहा है, शायद मैं मरने वाली हूँ, मुझे बचा लो स्वास्तिका। मैं तुम्हारा बच्चा नहीं गिराना चाहती थी। सच कहूं तो उसकी बात सुनकर मैं अब खुद को कोसने लगी। मैं अब किसी तरह लीना को बचाना चाहती थी, पर उसके बचने का कोई उपाय नहीं था। मैंने उसे उठाया, वो संभल नहीं पा रही थी। उसने संभलने के लिए मेरे बालों को पकड़ा। फिर मुझे याद आया कि लीना अक्सर बाथरूम में बेहोश हो जाती है। मैंने यह बात बहुत बार सुनी थी। मैं उसे सहारा देते हुए बाथरूम तक ले गई, फिर पानी से भरे टब में सुला दिया। लीना मुझे ही देख रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे और लीना की आंखें लाल हो चुकी थी। सांस रुकने से पहले वह शायद यही कह पाए कि मैं मजबूर थी, प्रसेनजित अब तुम्हारा है। फिर लीना पानी के टब में आंखें खोलकर सो गई। उसकी खुली आंखें आज भी मुझे डराती हैं। मैंने लीना के BSNL सिम वाले मोबाइल को उठाया और हड़बड़ी में वहां से निकली और होटल के गेट के बाहर जाकर टैक्सी ली और सीधे एयरपोर्ट गई। रास्ते में लीना के मोबाइल और सिम को तोड़कर फेंक दिया। रात 8 बजे की फ्लाइट से दिल्ली, फिर कोलकाता के लिए फ्लाइट पकड़ी। इतना कहकर स्वास्तिका अपना सिर टेबल पर पटक कर रोने लगी। प्रसेनजित, आपने हमसे लीना के मोबाइल के बारे में क्यों छुपाया? आपने हमेशा कहा कि उसके पास सिर्फ एक ही मोबाइल है। BSNL सिम वाले मोबाइल के बारे में क्यों नहीं बताया? माधव ने क्रोधित होकर पूछा। माधव के इस तरह से क्रोधित होकर पूछने पर DGP और इंस्पेक्टर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि उस मोबाइल में कुछ आपत्तिजनक मैसेज और आपत्तिजनक फोटोज थे और मैं यह नहीं चाहता था कि यह हर कोई जाने, इसलिए मैंने मोबाइल के बारे में छुपाया। फिर DGP स्वास्तिका से कहते हैं, जुर्म करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि अंजाम क्या हो सकता है।
तुम भी जेल चली जाओगी। प्रसेनजित भी सबूत छुपाने के कारण जेल चला जाएगा। लीना की 8 साल की बेटी रिया अकेली हो जाएगी। सोचो, उस मासूम बच्ची का क्या कसूर है। तुम्हारे साथ बुरा जरूर हुआ, पर तुमने भी तो एक पूरा परिवार तबाह कर दिया। फिर डी.जी.पी. प्रसेनजित से बोलते हैं, थ्रिलर मूवी बनाते हो क्या? तुमको पता नहीं कि शादी के बाद किसी गैर औरत से संबंध बनाने का नतीजा? जब लीना जान गई थी कि तुम्हारा और स्वास्तिका का अफेयर है, तो क्या तुम छोड़ नहीं सकते थे उस नाजायज रिश्ते को? आखिर अंत में क्या मिला तुम दोनों को? तुम दोनों की जेल भी अलग अलग होगी। इसलिए जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए या उसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए जिसका अंजाम विनाश हो, एक परिवार की तबाही हो। इतना कहकर डी.जी.पी. कोलकाता पुलिस को अंदर बुलाते हैं। कोलकाता की सफेद वर्दीधारी पुलिस आती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। सत्र न्यायालय के द्वारा स्वास्तिका को संज्ञेय अपराध के लिए I.P.C. की धारा -302 के तहत लीना की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। प्रसेनजित को सत्र न्यायालय के द्वारा सबूत को छुपाने के लिए I.P.C. की धारा -201 के तहत सत्र न्यायालय में मुकदमा दायर हो जाता है।